में जिंक आयंस इकट्ठे हो जाते, दूसरे में उसमें कैटायंस का एक्यूमुलेशन हो जाता, जो दूसरा सॉल्यूशन था उसमें एनायंस इकट्ठे हो जाते। जैसे जैसे कॉपर आयन हटते वैसे वैसे एनायंस इकट्ठे हो जाते, एनायंस इकट्ठे हो जाते तो वो दूसरे तरफ से गाड़ी रोक देते, तो सब तरफ दुश्मनी दुश्मन थे। तो सस्टेनेबल करंट लाने के लिए फिर हमने क्या किया, सस्टेनेबल करंट लाने के लिए अब हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज लाने की ठानी। यस, प्रश्न है हाउ कैन वी गेट अ सस्टेनेबल करंट, और जवाब है इनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए। वाओ, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, आप देखिए ये उल्टा यूट्यूब है। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पे उल्टा है तो क्या वीडियो उल्टे देखेंगे? वो यूट्यूब की बात नहीं, सचमुच का यूट्यूब है, वो कोई काल्पनिक फिक्टिशियस यूट्यूब नहीं है। एक ट्यूब, सचमुच की ट्यूब है जिसका यू शेप है, उसको उल्टा डाल दीजिए। अच्छा, तो एंटी ग्रेविटी लगा के सोल्यूशन ऊपर चढ़ेगा जी, एंटी बदतमीजी ना करें, एंटी ग्रेविटी लगती, कुछ होती ही नहीं एंटी ग्रेविटी, है ना? फिर क्या होगा? एक्चुअली ये होगा, देखिए जैसे आप इसको उल्टा करेंगे इसमें कुछ टिक तो सकता नहीं है, और आप चाहते हैं इसके अंदर आयन चले, तो पानी की बजाय इसमें एक तो जेल भर देते हैं। क्या भरते हैं? अगर अगर जेल। अगर अगर जेल क्या है? दो बार अगर क्यों बोल रहे हो? नाम है उसका अगर अगर जेल। अच्छा, एक पदार्थ होता है उसे पानी में घोले तो जेल जैसा बन जाता है, जेल थोड़े गाढ़े होते हैं और वो विस्कस होते हैं, तो वो इतने मजे से फ्लो नहीं करते। ठीक है, फिर तब भी धीमे धीमे कर जाएंगे तो कोनों पर इसके जो है रुई लगा देते हैं। अच्छा, यह लिखा होता है एस्बेस्टॉस वूल, फैशनेबल, या सिंपल, मैंने तो लैब में देखा है लोग नॉर्मल कॉटन या रुई भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रुई पानी में सोक हो जाती है सॉल्ट सोल्यूशन में। ठीक है, फिर अगर अगर जेल के साथ वो कोई इलेक्ट्रोलाइट भी मिक्स करते हैं। कौन सा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो KCl या KNO3। अक्सर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक हो जाए, ये इंसुलेटर न रहे। अच्छा, इन सारे टोटकों के साथ जो सॉल्ट ब्रिज बनता है इसको यहां डुबो दिया जाता है। काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का? बहुत भारी काम है। देखो, दो सॉल्यूशंस हैं, अगर दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दोगे तो ये तो मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि एक बाउंड्री अपने आप बीच में खिंच जाएगी कि एक तरफ जिंक रहेगा एक तरफ कॉपर सल्फेट रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? सॉल्यूशंस अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं उन्हें आपस में मिलाओगे तो वो मिल जाएंगे। हम ये चाहते थे कि ये सॉल्यूशंस आपस में मिक्स तो ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो अलग अलग रहें, सॉल्यूशंस मिक्स ना हो पर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहें। और इस अजीबोगरीब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने अजीबोगरीब चीज इजाद करी है जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज की मदद से क्या होता है? इस सॉल्ट ब्रिज की मदद से आयंस धीमे धीमे टिंकड़ांग 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 एक कोने से निकलकर दूसरे कोने में जा सकते हैं। स्लोली आयंस डिफ्यूज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आयंस डिफ्यूज करेंगे आप देखेंगे कि वो एक करंट पैदा करेंगे, सर्किट पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। तो वो डिफ्यूज तो हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो लेकिन चूंकि धीमी गति से होती हैं, इस वजह से ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन से मिक्स हो गए ऐसे मुंह उठा के ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सॉल्यूशंस अलग अलग हैं, जिंक सल्फेट अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आयन एक से दूसरे में जा सकते हैं, और आयंस के एक से दूसरी तरफ ट्रैवल करने की क्षमता के कारण ही सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। राइट? तो क्या है? A U-shaped inverted tube that contains a gel permeated with an inert electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट खुद ही रिएक्ट ना करना शुरू कर दे उस सिस्टम में, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है। राइट? ठीक है। फंक्शंस क्या है सॉल्ट ब्रिज के? बोला था, एक बार लिख भी देता हूं। दो हाफ सेल्स को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है और सर्किट को पूरा करता है। ठीक है। एक और मजेदार चीज है, एक स्टाइलिश शब्द बोला जाता है, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। है क्या ये? इसका मतलब है कि जो दो सॉल्यूशंस जिनको जोड़ रहा है इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि एक भाई जैसे आप इन ऐसे है ना, जैसे
आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि दो कंडक्टर्स हैं, उन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दो तो वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, तो अदरवाइज पोटेंशियल अलग अलग होगा तो चार्ज बहकर एक तरफ से दूसरी तरफ से रहेगा। तो ये वैसा ही है कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, आपने वायर की बजाय सॉल्वेंट से कनेक्ट कर दिया, अब जहां चार्ज ज्यादा होगा कम होगा वहां पे बह के दूसरी ओर चला जाएगा और उनका पोटेंशियल सेम होने की उम्मीद रखी जाती है, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमाइज हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं दोनों बल्क में लिक्विड फेसेस का। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या एलजेपी बड़ा ये मजेदार शब्द माना जाता है, डरावना लगता है लोगों को, पर मुद्दे की बात क्या है देखिए, बहुत सारे शब्दों में बोल रहा हूं, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो इन सॉल्यूशंस की बाउंड्री के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। यानी कि बाउंड्री के अक्रॉस क्यों आता है? क्योंकि एक सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग है, दूसरे का पोटेंशियल अलग है, और हम चाहते थे वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्यूशंस में है ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। इसी को मिनिमाइज करने की बात हो रही है। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सॉल्यूशन की, करंट लगातार आता रहे ये इंश्योर कर लेता है, अच्छी बात है। अब आप ये देखें, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ओके ऑफ एनोडिक ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड कैथोडिक रिडक्शन चैम्बर, ये क्यों हो पाता है? मतलब ये प्लस और माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे होते हैं? एक तरफ तो कैटायन आ रहे हैं लगता है जिंक में, कॉपर आयंस लगातार जा रहे हैं कॉपर से, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे कैसे हो पाता है? वहां पर सॉल्ट ब्रिज खुद अपने आयंस भेज देता है, अपने आयंस। जी हाँ, सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड था, बिल्कुल। अब एक तो ऑप्शन ये था कि जहां जिंक है वहां से जिंक चलते चलते सॉल्ट ब्रिज से होते होते कॉपर वाले में चले जाएं, या जहां कॉपर सल्फेट में सल्फेट ज्यादा है वहां से सल्फेट चले और चलते चलते जिंक आयंस की तरफ आ जाएं। ये भी संभव है, और बहुत समय देंगे तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, पर क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इट वुड टेक लॉन्ग टाइम। वास्तव में सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? वो अपने खुद के आयन भेज देता है। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो जहां सल्फेट ज्यादा है वहां पोटेशियम उस तरफ चले जाते हैं, और जहां पर जिंक आयंस ज्यादा हो गए वहां पर नाइट्रेट या क्लोराइड आयन चले जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड ही क्यों चुने गए? ये ऐसे हैं, पोटेशियम और नाइट्रेट या क्लोराइड आयन, इनकी मोबिलिटी मोबिलिटी पानी में छप छप कर तैरने की स्पीड एक जैसी है लगभग, है ना? तो जिस स्पीड से चल रहा है कैटायन उसी स्पीड से चल रहा है एनायन। तो जहां पर एक तरफ कैटायन एक्स्ट्रा इकट्ठे हो रहे थे तो वहां एनायन ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, दूसरी तरफ एनायन इकट्ठे हो रहे थे तो उसी रेट से चलकर कैटायन ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और उनको इक्वी पोटेंशियल मेंटेन करने में इस फैक्टर का भी एक अच्छा हाथ रहता है, बिल्कुल रहता है, अच्छी बात है। सो फार सो गुड। आप देखिए, अगर आप इस तरह से इसको जोड़ेंगे, है ना, तो क्या आपको लगता है बल्ब जलेगा? जलेगा, और शायद 1 मिली सेकेंड के लिए जलकर बुझ भी जाए, आपको ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आप अगर इसी में सॉल्ट ब्रिज लगा दें, आप देखें तो आप पाएंगे कि वो बल्ब अब आप देर तक जला सकते हैं, कंटिन्यूसली सस्टेन तरीके से जला सकते हैं। ये जला हुआ दिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जल के बुझ जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना? बहुत नेग्लिजिबल टाइम में ही इतना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है कि वो मतलब एक्चुअली सर्किट टूटा हुआ है तो बल्ब एक्चुअली आपको फिजिकली जलता हुआ तो दिखाएगा क्यों? क्योंकि बीच में सर्किट टूटा हुआ है। अच्छा, और अगर इसी में अगर आप सॉल्ट ब्रिज लगा दें तो क्या होगा? कितना भी वक्त बीतता जाएगा आप देखेंगे बल्ब बकायदा बाइज्जत जल रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन या नाइट्रेट आयन, जिंक था और जिंक आयन एक्स्ट्रा हैं तो थोड़े बहुत क्लोराइड भी आ गए हैं वहां पर, यहाँ पर सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हैं तो थोड़े बहुत पोटेशियम आयन्स भी आ गए हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर ली है, इसलिए। राइट, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ इलेक्ट्रिकल संपर्क में तो रहे सॉल्यूशन लेकिन मिक्स ना हो, ये बहुत बड़ा फंक्शन है जो सॉल्ट ब्रिज करता है। इट इंश्योर्स दैट टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस रिमेन इन कांटेक्ट बट दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, और ये ऐसी अजीबोगरीब स्कीमिंग से ही पॉसिबल होता है, तो शायद अदरवाइज संभव न हो पाता है इतने आराम से। ठीक है,
कभी कभी ऐसे सेल्स भी डिजाइन करना संभव हो जाता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड उसी में डूब सकें तो फिर आपको सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं रह जाती। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गैल्वेनिक सेल इन विच अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड एंड कैथोड इज यूज्ड। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा संभव है। कोई एग्जाम्पल है? हाँ, जैसे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स करके कुछ सेल्स होते हैं जिसमें गैसों के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण वो सेल चलते हैं। अच्छा, तो वहां पर आपको एक ही इलेक्ट्रोलाइट से काम चल जाता है, विच इज परफेक्टली फाइन। या जैसे लेड एक्यूमुलेटर हम पढ़ेंगे अंत में, ये क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी जो अपने इन्वर्टर वगैरह में लगती है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा? H2SO4, और उससे काम चल जाता है। तो फिर अलग अलग अपने को सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि दो सोल्यूशन ही नहीं है जिनको सेपरेट रखना और कनेक्ट करना है, एक ही सोल्यूशन से काम चल रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज अच्छा है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, कंपलसरी नहीं है। ऐसे सेल्स भी बनाना संभव है जिसमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़े ही नहीं। डन? ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट ब्रिज के लिए? बता तो दिया यार। अगर जेल है और उसके साथ साथ अपन KCl या KNO3 ले लेते हैं, एंड्स पर रुई लगा देते हैं या एस्बेस्टोस वूल लगा देते हैं, ठीक है। एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करें वो ऐसा हो जो ऑलरेडी कैथोड या एनोड के सोल्यूशनों के साथ खुद नया रिएक्शन करना ना चालू कर दे। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? हाँ, हो सकता है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर का सोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर डूबी हुई है, ठीक है। अब अगर इसमें आप KCl यूज करेंगे तो क्या आपको पता है KCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, देते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट और KNO3। अच्छा, फिर तो क्योंकि क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट देते हैं सिल्वर के साथ या लेड के साथ या मर्क्यूरस के साथ, तो कभी भी अगर आपके पास सिल्वर है या मर्क्यूरस या लेड, इस तरह के आयंस हैं, तो इनके साथ क्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड या पोटेशियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज्ड। फिर क्या है? देन KNO3 इज यूज्ड। ऐसे केस में पोटेशियम नाइट्रेट कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट आयन सिल्वर मर्क्यूरस या लेड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देते, इसलिए। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें नाइट्रेट आयन रिडॉक्स रिएक्शन कराने लग जाएं और कहीं और यूज होने लग जाएं, तो फिर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं चलेगा, फिर आप क्लोराइड को यूज कर लीजिएगा। ऐसे होता है काम। ठीक? ठीक है, अच्छी बात है। क्या अमोनियम नाइट्रेट भी यूज हो जाता है? कभी कभी अगर पोटेशियम डिजायरेबल ना हो तो अमोनियम नाइट्रेट समटाइम्स इज आल्सो यूज्ड। क्यों? उसकी भी जो स्पीड ऑफ माइग्रेशन है वो लगभग पोटेशियम आयन से इतनी होती है, चल जाता है। अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा था, सिल्वर मर्क्यूरस या लेड क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ KCl यूज नहीं होता। फाइन। अगर ये यूज किया जाएगा तो क्या होगा? तो सॉल्ट ब्रिज के अंत में जहां पोरस प्लग्स हैं, वहां पे जहां पे वो दूसरे सिल्वर आयन से मिलेगा, वहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट जम जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। इसलिए ये है, ले देकर पूरा डेनियल सेल देख लो जी भर के। इलेक्ट्रॉन कहां से चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को चलने का रास्ता ये है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, इसको मत देखो, कंफ्यूज मत हो। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का रास्ता इधर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं और फिर यहां पर एक्स्ट्रा सल्फेट है, हाँ, तो पोटेशियम आयन कहां चलेंगे? वो यहां चलेंगे। और क्लोराइड कहां चलेगा? वो यहां चलेगा। तो एनायन का जो फ्लो है वो ऐसे ही चलता रहेगा इस दिशा में। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन है किसकी? एनायनिक फ्लो की। ये नेगेटिव चार्ज। और फिजिक्स वालों का एक कन्वेंशन होता है आर्बिट्ररी की, वो मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो भी जिस भी डायरेक्शन में माइनस चल रहा है उसके उल्टी दिशा में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की या बाकी सबके फ्लो की उल्टी दिशा, ऐसा मान लीजिए आप। तो गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? आप देखेंगे एनोड से कैथोड पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वायर,
तार से बह के जाते हैं, ठीक। और अगर आप कन्वेंशनल करंट देखेंगे तो कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन मतलब फिजिक्स वाला काल्पनिक करंट जो होता है ना, वो फ्लो करता है कहां से, वो फ्लो करता है कैथोड से, या एक पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो फ्लो करता है कैथोड से एनोड में वाया इलेक्ट्रॉन्स जो भी है थ्रू वायर। और सॉल्यूशन में क्या होता है, इन सॉल्यूशन करंट कैरियर्स आर आयन, और ये आयन करंट कैरी करते हैं बच्चा पार्टी, वो किधर से किधर चलता है, आप देखो ये क्या था, ये था कैथोड, और इस तरफ आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, और ये था एनोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ चलता है इन सॉल्यूशन। तो कैथोड से एनोड में आया तार से, और एनोड से कैथोड में करंट गया है, पॉजिटिव इमेजिनरी करंट जो है वो जा रहा है सॉल्यूशन के थ्रू। ये है करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन डेनियल्सन में। सिर्फ इस फीचर पर ही कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और मजे की बात यह है यहां भी गड़बड़ हो जाती है, कई विद्यार्थी इसको भी गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, ये जो चमक रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखें बड़ा सुंदर एनिमेशन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बिजली की तरह कौंध रहे हैं, है ना, जिंक की सरफेस से आप देखिए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, छोटा हो गया, जिंक आयन बन के सोल्यूशन में तैर गया। अच्छा, तो अब नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, हाँ ब्रॉड नेगेटिवली चार्ज हो रही है। कॉपर को देखिए क्या हो रहा है, कॉपर आयन गए, इलेक्ट्रॉन खाए उन्होंने, और इलेक्ट्रॉन खाते ही वो बन जाएंगे मेटलिक कॉपर। देखो ये इलेक्ट्रॉन खाए और बड़े बड़े एटम बन गए और चिपक गए कॉपर के ऊपर ही। सॉल्यूशन गेट्स नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब वापस आकर रॉड के ऊपर चिपक गया है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज में देखिए पोटेशियम क्लोराइड था, हाँ जी पोटेशियम क्लोराइड था, यहां से क्या होगा देखते जाइए, यहां से टिंगटड़ांग 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 टिंगटड़ांग। अब जिंक वाले कंपार्टमेंट में कैटायन एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो यहाँ पे एनायन क्लोराइड आयन निकलकर बाहर आ गए, और कॉपर वाले में एनायन एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो आप देखेंगे यहां से कैटायन बाहर आ जाएगा। राइट राइट, अच्छी बात है, एक आध क्वेश्चन हो जाए क्यों नहीं। इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज ए does not participate chemically in the chemical reaction, in the cell reaction, सच है chemical reaction तो नहीं करता। stops the diffusion of ions from one electrode to the other, ना रे बोलते ये तो डिफ्यूजन कराता है, रोकता थोड़े है। it is necessary for the occurrence of cell reaction, ये भी सच है। ensures mixing of two solution, ना ना मिक्सिंग तो बल्कि अलग रखता है, वो इंश्योर क्या करता है, गलत बात हो गई है तो। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन और है क्यों नहीं। Let's take a look at this question. Standard electrode potential data are useful for understanding the suitability of an oxidizing agent in a redox titration. अच्छी बात है। Some half cell reactions and their standard potentials are given below. ठीक है, आपके पास कुछ डेटा आ रहा है, फाइन। क्या बोला है, identify the only incorrect statement regarding the quantitative estimation of aqueous ferrous nitrate. लोग एक्वस फरस नाइट्रेट को एस्टिमेट करना चाहते हैं और गलत स्टेटमेंट की तलाश कर रहे हैं, गलती कहां है देखिए। ए, permanganate can be used in aqueous HCl, dichromate can be used in aqueous HCl, permanganate can be used in sulfuric acid and dichromate can be used in sulfuric acid। चार ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, क्या करेंगे इसमें, एक बार देखें हुआ क्या है। एक्चुअली सबसे पहले आप देखिए कि टाइट्रेशन में करते क्या है। फेरस नाइट्रेट को छोड़ दीजिए, फेरस को हम ऑक्सीडेशन से फेरिक बनाते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम यूज कर रहे हैं या तो MnO4 माइनस एसिडिफाइड विद HCl, या MnO4 माइनस एसिडिफाइड विद H2SO4, या डाइक्रोमेट एसिडिफाइड विद HCl, या डाइक्रोमेट एसिडिफाइड विद H2SO4। ये चार ऑप्शन हैं।
अब पहली बात तो फेरस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता है, तो हम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट में से कुछ ले सकते हैं? जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं। और हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? हम ऐसे कहेंगे कि भाई मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ परमैंगनेट या डाइक्रोमेट कंज्यूम्ड, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है वो या रिड्यूस्ड, ठीक है ना। जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही रिड्यूसिंग एजेंट के भी मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है एसिडिक मीडियम है, हाँ, सब कुछ लग तो ठीक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों दिए इस रेडॉक्स से दिखने वाले क्वेश्चन में? और अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखते हैं। तो एक बात तो पक्की है, रिड्यूसिंग एजेंट है फेरस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है परमैंगनेट या डाइक्रोमेट को, ठीक। परमैंगनेट का एसआरपी वैल्यू है 1.51, डाइक्रोमेट की एसआरपी वैल्यू है 1.38। तो क्या इनमें इतनी ताकत है कि ये फेरस को फेरिक कर दें? फेरस को फेरिक करेंगे तो ई नॉट ऑफ फेरस टू फेरिक ये हो जाएगा -0.77 वोल्ट। हाँ, इनमें तो बुद्ध में तो -0.77 है, तो प्लस 0.77 से ज्यादा होने चाहिए। ये 1.38 1.51 ये तो बहुत ताकतवर है, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या दे रखा है? क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cl-, ये क्यों दे रखा है? क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं, मानते हैं कहीं नहीं है, पर आप इसमें HCl तो डाल रहे हैं, हाँ जी। तो क्लोराइड आयन के ऑक्सीडेशन से कोई क्लोरीन बनाना चाहे तो उसके लिए ई नॉट ऑफ Cl- तो Cl2 क्या है? वो है -1.4 वोल्ट। क्लोराइड आयन को कोई ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना सकता है, नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर अगर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी चीज है जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 वोल्ट से ज्यादा है, तो उसमें तो इतनी ताकत है कि वो Cl- से भी क्लोरीन निकाल देगा। है कोई ऐसा? हाँ, परमैंगनेट है। परमैंगनेट ऐसा है जिसका 1.51 वोल्ट है, डाइक्रोमेट कम है, वो 1.38 है, उसमें दम नहीं है डाइक्रोमेट में, परमैंगनेट में है। फेरिक में भी दम नहीं है कोई ज्यादा, तो लल्लू है वो तो एकदम, या फेरस जो भी है ना। तो आप देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाइक्रोमेट ऐसा है जिसमें आप HCl मिलाओगे, डाइक्रोमेट प्लस HCl पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से या परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड से तो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। पर अगर परमैंगनेट के साथ HCl मिलाओगे तो क्या आप देख सकते हो कि परमैंगनेट प्लस HCl अगर ये आपस में खुद ही रिडॉक्स कर जाएं और खुद ही परमैंगनेट से मैंगनीज बन जाए और HCl के ऑक्सीडेशन से अगर क्लोरीन निकल जाए तो इसका ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना? 1.51 माइनस 1.4 यानी 0.11 वोल्ट इसका ई नॉट हो जाएगा। तो परमैंगनेट में इतनी ताकत है कि क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना दे। इसका मतलब अब अगर आपने HCl को, बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर आपने HCl को ऐड किया था इस रिएक्शन में सिर्फ एसिड की हैसियत से कि भैया तू H+ दे दियो, क्लोराइड आयन तो वही कोई तो साथ में भेज नहीं था, H+ अकेला कटायन तो हम डाल नहीं सकते थे, तो हमने HCl को तो सिर्फ डाला था एसिडिफिकेशन के लिए। और अब प्रॉब्लम यह हुई कि जिस परमैंगनेट को सिर्फ और सिर्फ फेरस को एस्टिमेट करना था, सिर्फ और सिर्फ फेरस के साथ रिएक्ट करना था, अब परमैंगनेट के दो हिस्से हो जाएंगे। कुछ अंश ऐसा है जो फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा, जो हम जानना चाहते थे, जो हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, और कुछ एक ऐसा अंश है जो क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन निकाल देगा, हमको पता भी नहीं लगेगा, और कुछ परमैंगनेट आयंस रिड्यूस होकर मैंगनीज बन जाएंगे। परमैंगनेट को कंज्यूम अब दो चीजें कर रही हैं। फेरस तो कर रहा है जो हम चाहते थे, उसको क्लोराइड आयन भी कंज्यूम कर रहा है, जिसका तो हमको अंदाजा ही नहीं था। हम तो ये सोच रहे हैं कि भैया हम एसिड के नाम पर HCl डाल रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पर फेरस डाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा सारा का सारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, हम सोच रहे हैं कि हमारा सारा का सारा परमैंगनेट फेरस को ऑक्सीडाइज करने में जा रहा है, तो जितना परमैंगनेट मेरा कंज्यूम होगा मैं मान लूंगा कि उतना फेरस है, जो कि सच भी है यहां, यहां और यहां। लेकिन यहां ये झूठ है, यहां ये झूठ है। क्यों झूठ है? यहां पर ये इसलिए झूठ है
क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि जितना परमैंगनेट रिएक्ट किया है उतना सिर्फ फेरस है, उसके प्रोपोर्शनल में फेरस है, पर उस परमैंगनेट को तो क्लोराइड ने भी खाया है, और क्लोराइड तो मैंने अपने हाथों से मिलाया था। तो बेवकूफ था मैं, गलती करी मैंने। अगर मैंने क्लोराइड मिलाया है तो मैंने उसमें एस्टिमेशन में गलती कर दी है। ज्यादा परमैंगनेट कंज्यूम होता हुआ लगेगा, मुझे भ्रम हो जाएगा कि ज्यादा है फेरस, जबकि उस परमैंगनेट ने फेरस को नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ परमैंगनेट तो क्लोराइड खा गया। आप देख रहे हो, तो जो मेरा एस्टिमेशन है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, मुझे ये अमाउंट निकालना है कि फेरस कितना ज्यादा है, वो गलत एस्टिमेट हो जाएगा अगर मैं परमैंगनेट में परमैंगनेट को ही खा जाने वाला HCl मिला दूंगा ऑक्सीडेशन के लिए या एसिडिफिकेशन के लिए। मैं चाहता नहीं था कि वो रिडॉक्स करे, पर ये मेरे पीठ पीछे रिडॉक्स करके मेरी रीडिंग गड़बड़ कर दूंगी। The only incorrect statement, one of the best questions ever in JEE, फिर भी दया करिए, उन्होंने ओनली बोल दिया ताकि आप कंफ्यूज भी हो रहे तो बता दिए सिंगल करेक्ट है बेटा, इतना ही चुनना है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। इन गलत चुनना था, गलत है ए, उसको चुन लेते हैं, ये आंसर करेक्ट। शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक दो आसान भी करते हैं, तो इसको देखते हैं। गिवन E नॉट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर एंड स्टेनलेस टू स्टेनलेस सो मच, सत्य क्या है? ए, कॉपर आयंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। ऐसा है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखते हैं। कॉपर आयन से कॉपर है 0.337 वोल्ट्स, ई नॉट ऑफ H प्लस से हाइड्रोजन है 0.0 वोल्ट्स, और स्टेनस आयन से टिन है -0.136 वोल्ट्स। जैसे जैसे आएंगे ऊपर से नीचे, मेटल कैटायंस रिड्यूस नहीं होते, लेकिन मेटल मजे से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कॉपर आयंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, जी हाँ, ऊपर वाले रिड्यूस हो जाते हैं खुशी खुशी, तो कॉपर आयंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, यस इट इज ट्रू। कॉपर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस। कॉपर खुशी से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, खुशी नीचे वालों को होती, ऊपर वालों को नहीं होती, दिस इज फॉल्स। स्टेनस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, नहीं, झूठ है ये। कॉपर कैन रिड्यूस स्टेनस, उल्टा है, टिन कैन रिड्यूस कॉपर +2, ये भी फॉल्स है। जो नीचे है वो मजे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो ऊपर है उसका कैटायन मजे से रिड्यूस हो जाएगा। BCD गलत स्टेटमेंट हैं, गलत ही चुनना था, इसलिए वही सही आंसर है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही। एक और हो जाए, बिल्कुल। वो कहा होता है ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होना, मतलब वो तो खाली भाषा की कहावत है। यहाँ पर चांदी का नहीं, कॉपर का चम्मच है। If a spoon of copper metal is placed in a solution of ferrous sulfate, एक solution था इसका, फेरस सल्फेट का, बड़ा अच्छा solution था जैसा भी था, जो भी था। उसमें हमने एक चम्मच लगाया, किसका? कॉपर मेटल का। तो क्या कॉपर फेरस को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा? करेगा कॉपर ऐसा? बोला है कॉपर विल प्रेसिपिटेट आउट। कॉपर तो ऑलरेडी मेटल के फॉर्म में आउट ही है, कोई मतलब नया कुछ नहीं होगा। आयरन विल प्रेसिपिटेट ना, कॉपर एंड आयरन विल ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ऊपर है और फेरस नीचे, तो आयरन कॉपर आयन को रिड्यूस करके कॉपर बना सकता है, हाँ, लेकिन फेरस के आयंस मेटालिक कॉपर से यहां जा सकते हैं क्या? जवाब है नहीं जा सकते, गलत बात है। कुछ नहीं होगा, जी हाँ, कुछ भी नहीं होगा। That's it. How sad. That's the way it is. एक और, for the reduction of nitrate in an aqueous solution, E naught is +0.96 volts. खुशी भी जानकर। Values of E naught for some metal ions are given below. ठीक है भैया, below आ गए। जेई का क्वेश्चन प्राचीन। The pairs of metals that is are oxidized by nitrate in aqueous solution is R. क्या होगा भाई? नाइट्रेट किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? खुद रिड्यूस हो रहा है 0.96,
और अपने को चाहिए ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू कैथोड इज 0.96 वोल्ट्स। तो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ई नॉट ऑफ वेनेडियम टू वेनेडियम 2+, वो है +1.19, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बहुत खुशी से। ठीक है, ये पॉजिटिव है। हाँ जी, तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं क्या हो रहा है कि ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सेल तो बकायदा काम करेगा, यानी ये रिएक्शन होगा। जी हाँ, ये रिएक्शन फीजिबल है, और अगर ये रिएक्शन फीजिबल है तो बहुत बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है ये इस बात का कि ये तो मतलब हो गया, वेनेडियम इज ओके। व्हाट अबाउट दूसरा वाला? दूसरा कौन है? आयरन से अगर हम फेरिक बना रहे हैं, ई नॉट ऑफ Fe टू Fe3+, ये है +0.04 वोल्ट। तो क्या नाइट्रेट में इतना दम है कि वो आयरन को फेरिक कर दे? हाँ, कर देगा। क्यों? 0.96 प्लस 0.04 कितना हो गया? 1 वोल्ट। पॉजिटिव ही है तो ये भी हो सकता है। यहां पर गोल्ड को गोल्ड 3+, और बाबा इतना दम है क्या? गोल्ड से गोल्ड को 3+ करेगा तो ये हो जाएगा +0.96 माइनस 1.4 वोल्ट, और ये कितना है? ये नेगेटिव है। गोल्ड को ऑक्सीडाइज करने की हैसियत नहीं है नाइट्रेट की, ज्यादा हो गया ये। व्हाट अबाउट मरकरी? क्या मरकरी को उल्टा चला देगा? तो 0.96 माइनस 0.86, क्या ये पॉजिटिव है? जवाब है हाँ है। तो गोल्ड को ऑक्सीडाइज करने की हिम्मत नहीं कर रहा, बाकी वेनेडियम, आयरन और मरकरी तीनों को ऑक्सीडाइज करने का दमखम बकायदा नाइट्रेट की इनके पास है। हाँ है। A is answer? Yes. What about B? Mercury iron? Yes, mercury और iron भी सच हैं। What about C? Iron and gold गलत है, और iron and vanadium ये सही है। तो A, B and D आबाद। A, B and D. Done? Done, 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 done. And this brings us to the next question. It says, well, कुछ डेटा दे रखा है, पुराना क्वेश्चन है, देखिए। E naught of magnesium ions to magnesium is minus 2.4 volts. Stannic to stannous is plus 0.1 volts. Permanganate का SRP is 1.5 volts and iodine to I minus is 0.5 volts. और बोला है यहाँ पर क्या है? Permanganate is the strongest oxidizing agent and manganese is the, या magnesium sorry is the strongest reducing agent. कैसा है? आप देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा सबसे अच्छा? जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। एसआरपी वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? -0.24 तो बहुत ही मिनिमल है, +0.1 प्लस 1.5 0.5। जी हाँ, तो परमैंगनेट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी परमैंगनेट की सबसे ज्यादा है। सच है। एंड मैग्नीशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा है क्या? जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये एसआरपी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम 2+ कितना हो जाएगा? वो जाएगा +2.4 वोल्ट्स। ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, ये काफी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब यही है कि नो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, तो यही ऑप्शन सही हो गई। जी हाँ, ये ऑप्शन सही। अगला क्या है? Stannic plus I minus, whereas stannous plus iodine is a non-spontaneous reaction. E naught cell निकाल लेते हैं। E naught cell is E naught of tin plus 4 to tin plus 2 minus E naught of iodine to I minus. ये यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये है कैथोड और ये है एनोड। E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। अच्छा, E naught कैथोड कितना है? 0.1 माइनस 0.5 माइनस 0.4 वोल्ट है, नेगेटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। सी, मैग्नीशियम प्लस स्टैनस दे रहा है, मैग्नीशियम प्लस स्टैनिक इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बहुत ऑब्वियस है
मैग्नीशियम को रिड्यूस करने की हिम्मत तो किसी की है ही नहीं। उल्टा हो सकता था, मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर दे, हो सकता था। ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल सच है। वोल्टेज से देख लीजिए आप, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अगर आप लगाएंगे तो कैथोड है -2.4 वोल्ट और एनोड कितना हो जाएगा स्टैनिक -0.1, तो ये तो -2.5 वोल्ट हो जाएगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड डी, और देखते हैं डी ऑप्शन। हियर द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्टैनिक एंड द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज मैंगनीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है जरा लिस्ट बना लें, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है इसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। आप देखें, मैग्नीशियम मतलब +2 से अगर 0 में चला जाए, खुद हो जाए रिड्यूस, तो दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। जी हां, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन थे? वो थे एक मैग्नीशियम 2+, जिनकी एसआरपी वैल्यू कितनी है -2.4 वोल्ट। फिर था 10+4 जो है +0.1 वोल्ट। फिर है परमैंगनेट जो है 1.5 वोल्ट, और है आयोडीन जो है 0.5 वोल्ट। तो उसमें सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है परमैंगनेट, उससे कम है आयोडीन, उससे कम है स्टैनिक, और सबसे लल्लू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीशियम 2+ है, जो वास्तव में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं। तो यहां पे हियर करके बोला है, तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, गलत बात बोली है, वो मैग्नीशियम 2+ है। बात तो खत्म हो चुकी है, स्टेटमेंट गलत है, आगे छोड़ सकते हैं, पर फिर भी पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाला है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है +2.4, इसका है -0.1, इसका है -1.5 और इसका है -0.5। हाँ, तो मैंगनीज +2 अगर ऑक्सीडाइज होकर परमैंगनेट दे दे, खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस करे, तो है -1.5 वोल्ट। ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात तो ठीक बोली है, इधर गड़बड़ कर गए हैं, टिन में नहीं, मैग्नीशियम होना चाहिए था वो। ए बी सी सही आंसर्स हैं। जी हाँ, ए बी और सी सही आंसर्स हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस फाइनली टू द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल की इतनी प्यारी बातें करी हमने, एक वोल्टेज तो निकालना है डेनियल सेल की क्या होती है। देखें, जिंक के ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं जिंक आयंस। जी हाँ, कॉपर आयंस के रिडक्शन से बन रहा है कॉपर, बिल्कुल। तो ओवरऑल सेल वोल्टेज क्या होगी? अब डेल्टा जी वेल्टा जी निकालना, निकालते रहो, अपन तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? अपन ने पहले ही फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि दिस इज ई नॉट ऑफ कॉपर आयंस टू कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक आयंस टू जिंक। और पता है कॉपर आयन से कॉपर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो है ये +0.34 वोल्ट्स, और ये है -0.76 वोल्ट्स। तो 0.34 + 0.76 यानी कि देखेंगे ये आ जाएगी +1.1 वोल्ट्स, ये आ जाएगी +1.1 वोल्ट्स। अरे वाह! तो बस ये क्या हो गया, आप देखिए बड़े प्यार से, ये है ई नॉट सेल। अच्छा, ये डेनियल सेल की वोल्टेज है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड डेनियल सेल की वोल्टेज है। एक और चीज, कभी कभी लोग एफिशिएंसी ऑफ डेनियल सेल निकालने की कोशिश करते हैं। इन जनरल किसी भी सेल की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, एक तरह से। मतलब यह हम कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया। ठीक, तो मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी, हद से हद तक कितना बना सकते हो? डेल्टा जी होता है नॉन पीवी वर्क यानी इलेक्ट्रिकल वर्क, मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रिकल वर्क ले सकते हैं। एनर्जी रिलीज क्या है? वो है डेल्टा एच, तो डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। पर डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच। ओ माय गॉड, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच, ऐसा आ जाएगा। इंटू 100 ऑफ कोर्स, वो तो चल ही रहा है, ऐसे आ जाएगी एफिशिएंसी। और आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फील आ जाएगी। The efficiency of a hypothetical cell is about 84%. Oh my God, which involves the following reaction.
डेल्टा एच नॉट इतना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा सेल का। हाउ स्वीट। एफिशिएंसी ईटा है 84%, which is delta G by delta H into 100. Therefore, delta G कितना है 0.84 times delta H, और delta H कितना है 0.84 times 285 minus 285 किलो जूल्स पर मोल। तो डेल्टा जी की तो वैल्यू आ गई, और डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट अगर गोले लगा दें सब जगह तो बराबर है -NF E0। ओके, n कितना है आप देख सकते हैं, +2 से जा रहा है 0 पे, तो n की वैल्यू 2 है। तो डेल्टा जी नॉट, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, देयरफॉर ई नॉट इज माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन NF, which is plus of 0.84 into 285 kilojoules per mole divided by n into F। n है 2 और F है 96500 coulombs per mole, टोल मोल के बोल। और कितना जाएगा, किलो को हटा दो एक बार, तो 0.84 को 2 से डिवाइड करो, 0.42 इंटू 285 डिवाइडेड बाय 96.5। वाओ, इतने वोल्ट्स आ जाएगा। कितना है ये, अप्रोक्सीमेशन करके निकालेंगे, वैल्यूज देख लें, 1.2, 2.4, 1.4, 1.24। अब आप देखें वैल्यूज काफी आसपास हैं, क्योंकि वैल्यूज काफी आसपास हैं, 1.1, 1.24, 1.2, तो थोड़ा ढंग से इज्जत से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अपन राउंड ऑफ करके ऐसे काम चला लें, ऐसा नहीं है। अगर आंसर 2.4 हुआ तो फटाफट हो जाएगा। कैसा होगा, एक रफ वैल्यू तो निकाल के देख लेते हैं। 96.5 लगभग 100 है, क्या बढ़ा दो, क्या क्या बढ़ा दिया, हाँ 100 मतलब अपने 3.5 बढ़ा दिया। तो ऊपर कितना है 285 को अगर हम लगभग 300 कर लें तो लगभग 3 टाइम्स है, 3 इंटू 0.42। अच्छा ये तो क्या 3 4 12 1.26। अच्छा ये है, ये 2.4 तो आंसर नहीं है, ये होगा तो भाई 1.2 है उसी रेंज में। अब क्या करेंगे, अब वेल बहुत चारा नहीं है तो करेंगे घोटाला, अपने को इसको ढंग से ही करना पड़ेगा। कैसे, 96.5 3 से निकालते हैं, 96.5 इंटू 3, 3 5 15, 30 19 9 28, ठीक है 96.5, ठीक। तो यह आ जाएगा 289.5 और हमारे पास 285 है, तो ये 0.42 289.5 minus 4.5, which is 0.42, 3 minus 4.5 upon 96.5, तो ये लगभग 0.05 है। 0.42, 3 minus 0.05, 3, this is 1.26 minus 0.05, 42 5 हुआ 210, 221 और 1 2 3 4 0.02 आ जाएगा ये। अच्छा तो ये आ जाएगा 1.24 वोल्ट्स। अरे वाह, कैलकुलेशन काफी तगड़ी करी तुमने। डी इज द आंसर, यस डी इज द आंसर। आप देखिए थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करते हैं अपन, और जब जरूरत पड़ती है तो एकदम तलवारें खींच के बढ़िया कैलकुलेशन में कर लेते हैं ऐसे। डन डन। सेल की कहानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं। काफी सीखा है आज आपने, तसल्ली रखिए, इसको अच्छे से सेट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। एक बड़ा सेक्शन खत्म किया है हमने, अच्छे से करिएगा सारे असाइनमेंट, सारे अभ्यास। क्यों, क्योंकि फिर आएंगे हम लौट कर आपके ही पास। अगली बार IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के साथ शुरुआत करेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्ते।